नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के व्याकरण में पाठ 3 पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय देने से पहले पढ़ेंगे हम कि पद किसे कहते हैं, पद क्या होते हैं, किससे बनते हैं और शब्द क्या होते हैं, शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण से। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है, और जैसे हम अक्षर कहते हैं, जैसे क ख ग आ, ये स्वर और व्यंजन जो है हमारे, और इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द। अर्थात वर्णों को जब आपस में एक मिला दिया जाता है, मिलाकर लिखा जाता है एक निश्चित क्रम में और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उससे बनता है शब्द। शब्दों के सार्थक मेल से रचना होती है वाक्यों की, क्योंकि शब्द जो है भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द क्या होता है, जब हम वाक्य को स्वतंत्र शब्द को जब हम एक वाक्य में ना पिरोकर स्वतंत्रता रूप से लिखा हुआ है उसे, तो वो हमारा कहलाता है शब्द, क्योंकि वो वर्णों के मेल से बना है और वो कहलाएगा हमारा शब्द। शब्दों को भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई कहा जाता है। और जब वही शब्दों के सार्थक मेल से जब वाक्यों की रचना होती है, यानी उन्हीं शब्दों को एक माला में पिरो दिया जाता है और उसका कोई अर्थ निकलता है और एक निश्चित क्रम में जब उन्हें एक माला में पिरोया जाता है तो उससे होती है हमारे वाक्य की रचना। वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो हमारा कहलाता है पद। जब शब्द को वर्णों का सार्थक मेल कहलाता है शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से होती है रचना वाक्य की, और वही शब्द जब हमारा वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द ना कहलाकर क्या कहलाता है, पद। क्योंकि शब्द जो होते हैं वो हमारे होते हैं स्वतंत्र इकाई। स्वतंत्र इकाई मतलब उसे वाक्य में नहीं पिरोया गया, उसे स्वतंत्र रूप से अलग से लिखा जा सकता है, और उसी को जब वाक्य में पिरो दिया गया तो वो शब्द ना रहकर बन जाता है पद। तो उसी पद का हमें देना होता है परिचय। परिचय यानी कि जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताना, जिसे हम कहते हैं ना मेरा परिचय। तो ऐसे ही पद का परिचय दिया जाता है कि वाक्य में जो पद आया है उसका क्या परिचय है, उसका व्याकरण में क्या स्थान है। व्याकरणिक परिचय देना ही हमारा कहलाता है पद परिचय। तो पद परिचय के अंतर्गत हम वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का अलग अलग पूर्ण परिचय देते हैं। यानी एक वाक्य में, जैसे हम उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो शब्द जो हो गए हमारे, जैसे घर है, जाना है, राम है, इन्हें अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो ये हमारा होता है शब्द। जैसे राम को एक लाइन में लिखा, घर लिखा, फिर जाना लिखा, है लिखा, आना लिखा, करना लिखा, सीता लिखा, मेज, कुर्सी, ये कुछ भी हम लिखते हैं तो वो हमारे शब्द जो हैं वो हमारे जो हैं शब्द कहलाते हैं। अब इन्हीं से यदि हम एक वाक्य की रचना कर देते हैं, जैसे राम घर जाता है, तो यहाँ राम भी, घर भी, जाता है और एक साथ रख दिया गया है, इन्हें एक माला में पिरो दिया गया है, इनकी एक सार्थक रचना की गई है, तो वो हमारे कहलाते हैं वाक्य। और वही वाक्य में जब राम जो है, घर जो है, जाना ये है, ये अब शब्द ना कहलाकर हमारे हो गए हैं पद, और इन्हीं पदों का हमें देना है परिचय। तो यही हमारा कहलाता है पद परिचय, जिसे यानी कि वो शब्द, वो प्रत्येक पद जो वाक्य में आया है और उस प्रत्येक पद का व्याकरण में क्या स्थान है, हमारा कहलाता है पद परिचय। पद परिचय में हमें केवल व्याकरण में उसका स्थान ही नहीं बताना होता, बल्कि साथ में बताना होता है उसका भेद क्या है, उसका उपभेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, पुरुष क्या है, कारक क्या है, इन सभी का परिचय जो है व्याकरण में दिया जाता है। इसी को मिलाकर बनता है पद परिचय। अब हम पढ़ेंगे पद की परिभाषा। पद परिचय जो है उसकी परिभाषा जो है वो है, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय, वाक्य में प्रयुक्त पदों का, वाक्य में जो हमारे पद हैं उनका व्याकरण के रूप में क्या स्थान है, व्याकरण तौर पर क्या स्थान है, व्याकरण में वे क्या स्थान रखते हैं, व्याकरणिक परिचय देना ही कहलाता है पद परिचय। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि उदाहरण स्वरूप अगर मैं समझाऊं तो जिस प्रकार से हम अपना परिचय देते हैं, जैसे छोटे होते बच्चों को सिखाया जाता है मेरा परिचय देना, उसमें वो बताता है कि उसका नाम क्या है, वो लड़का है या लड़की है, उसकी आयु कितनी है, वो कहाँ रहता
रहता है, तो उसी से उस हम अंदाजा लगा सकते हैं, वो एक उदाहरण हम रख सकते हैं अपने सामने कि पदों का भी उसी प्रकार से हम नाम बताते हैं जो कि उसका भेद कहलाता है, व्याकरण में उसका स्थान कहलाता है। उसके बाद यदि उस स्थान का कोई उपभेद है तो हम वो बताते हैं कि उसका उपभेद क्या है। उसके पश्चात हम बताते हैं कि वो लड़का लड़की की अगर हम बात करें तो अर्थात उसका लिंग क्या है, अगर हम आयु की बात करें तो यानी कि एक वचन है या बहुवचन है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपना जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, यानी अपने बारे में बताना, तो उसी प्रकार से पदों को भी बताया जाता है कि व्याकरण में पदों का भी क्या स्थान है। तो परिभाषा क्या आएगी कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अब आगे दिया गया है कि पदों को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है कि पद परिचय जो है वो किस प्रकार से दिया जा सकता है। उसके लिए उसे दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा विकारी और दूसरा होता है अविकारी, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। अब विकारी क्या होता है? जिसमें बदलाव किए जा सके, जिसमें परिवर्तन होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक इनके अनुसार जो है वो परिवर्तन हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे विकारी शब्द। और दूसरा होता है हमारा अविकारी या अव्यय शब्द, अर्थात जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग वचन का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो क्रिया के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो हमारे कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन हो सकता है वो हमारे कहलाते हैं विकारी शब्द, और अविकारी जिसमें कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो हमारे कहलाते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। अब अगर हम बात करें विकारी पद परिचय की, तो विकारी पद परिचय क्या होते हैं, यानी कि विकारी शब्द में कौन कौन से भाग आपके आएंगे, कौन कौन से आप व्याकरण में कौन कौन से विषय जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा संज्ञा। विकारी शब्द में चार आते हैं, हमारे चार भाग हैं, उसके चार भेद हैं। सबसे पहला है उसका संज्ञा का पद परिचय, दूसरा जो कि आपने पढ़ा हुआ है सर्वनाम का पद परिचय, फिर है हमारा विशेषण का पद परिचय, और फिर है हमारा क्रिया का पद परिचय। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी जो हैं, ये चारों जो है हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें परिवर्तन संभव है, इनमें परिवर्तन हो सकता है, ये लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार जो है वो बदल जाते हैं, इनमें परिवर्तन आना निश्चित है, ऊपर संभव है, तो इसीलिए ये हमारे माने जाते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और उन्हीं का परिचय देना, यानी कि वाक्य में जो प्रयुक्त पद है वो संज्ञा है तो संज्ञा के भेद उपभेद बताएंगे, यदि सर्वनाम है तो सर्वनाम के भेद उपभेद बताएंगे, यदि विशेषण है तो विशेषण की, और क्रिया है तो क्रिया की। दूसरा हमारा जो वर्ग है वो है हमारा अविकारी शब्द। तो अविकारी पद परिचय जो होते हैं उस यानी अव्यय जो होता है उसके अंतर्गत हमारे जो भी चार भाग हैं उसके भी चार भेद हैं। सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो क्रिया विशेषण जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात लिंग और वचन का कोई प्रभाव क्रिया विशेषण शब्दों पर नहीं पड़ता है। विशेषण के शब्दों पर क्रिया का प्रभाव, लिंग का और वचन का प्रभाव पड़ता है, क्रिया पर भी लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा आता है हमारा संबंध बोधक, फिर है हमारा समुच्चय बोधक, और फिर है विस्मय बोधक। तो ये चार भाग जो हैं ये हमारे कहलाते हैं अविकारी या अव्यय शब्द, जिनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग और वचन के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि पद किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कहते हैं। पद वाक्य में जो शब्द हैं वो प्रयुक्त होने के बाद शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है पद परिचय, अर्थात उन्हीं पदों का व्याकरण में परिचय देना, व्याकरण में क्या स्थान है, व्याकरणिक परिचय देना कहलाता है हमारा पद परिचय। और पद परिचय के आधार पर वर्गों को, जो शब्द हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है पद परिचय को, पदों को। एक होता है विकारी और एक होता है हमारा अविकारी, यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जिसके चार भाग हैं, जिसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द जिसमें आता है हमारा क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें क्या है, संज्ञा का पद परिचय। विकारी में सबसे पहला भाग हमारा आया था संज्ञा। तो संज्ञा आप छोटे होते से ही वैसे तो पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले संज्ञा की पहचान करने के लिए जरूरी होता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले जब आपको यही नहीं पता होगा कि संज्ञा कहते किसे हैं, तो वाक्य में वो शब्द संज्ञा है या नहीं, इसकी पहचान करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। दोबारा देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भी आगे भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके लिए भी आपको इसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी यदि वाक्य में कोई ऐसा वाक्य, मतलब कोई भी उदाहरण स्वरूप यदि कोई वाक्य ऐसा आ जाता है जिसमें जो रेखांकित पद है यदि वो संज्ञा है, तो केवल संज्ञा ही लिखने से काम नहीं चलता है। संज्ञा के साथ साथ आपको ये भी लिखना पड़ता है कि उसका भेद क्या है। जैसे यदि उसका भेद व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी अब कुछ भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का, वो हमेशा संज्ञा में ही माना जाता है, संज्ञा में ही गिना जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्राणियों के नाम। अब प्राणियों के नाम में बहुत से व्यक्ति समझते हैं कि हम अगर ऐसे कह देते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, तो ये सब प्राणी जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक जाति का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, यदि इनके कोई नाम रखे गए हैं, यदि इनके नाम रखे गए हैं तो वो हमारे कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम घर पर जानवरों को रख लेते हैं, उन्हें पालते हैं, तो उनका नाम रख दिया जाता है, तो उन्हीं नाम के आधार पर जो है उसका यदि कोई नाम रखा गया है तो वो हमारा कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से यदि हम वस्तुओं की बात करें तो वस्तुएं भी, कोई भी वस्तु यानी कि मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, इन सबको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये उस जैसी बहुत सी पेन, पेंसिल, मेज, कुर्सियों का बोध कराते हैं। लेकिन यदि आपने किसी वस्तु का कोई नाम रखा हुआ है, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप अगर हम बात करें तो यहाँ पर धनुष है एक, जिसका नाम होता है गांडीव, और वो एक ही धनुष है। ये नहीं है कि आपको उस जैसे धनुष बहुत से मिलेंगे, और गांडीव धनुष जो है वो कि हमने महाभारत में पढ़ा है, उसमें रामायण महाभारत में पढ़ा होगा इस धनुष के बारे में, तो उसमें बताया गया है कि ये जो धनुष है वो केवल एक ही है, इसलिए इसको यहाँ पर हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा, यदि कोई भी जैसे मसाले हो गए, तो यदि हम कह देते हैं कि हमारे रसोई घर में बहुत से मसाले रखे हैं, तो वहाँ मसाले जो हैं वो एक ऐसे नहीं आएगा कि आपके व्यक्तिवाचक है, नहीं, वहां पर यदि हम कहें कि हल्दी अलग है, नमक अलग है, मिर्च अलग है, ये सब है, तो वो आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यानी किसी भी का नाम बताना, उसकी जाति को प्रदर्शित करने वाला शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं कहलाता है। दूसरा, स्थान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी गांव का नाम, सभी नाम जो हैं वो हमारे कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति से संबंधित होता है, किसी न किसी जाति का सदस्य होता है और किसी न किसी से संबंधित होता है। जैसे दिल्ली है, आगरा है, आदि नगर है, कामधेनु है, एरावत है, जानवर है, शीला है, मदन है, मनुष्य है, गंगा है, यमुना है, नदी है। तो इसी प्रकार से नगर, जानवर, नदी, मनुष्य, प्राणी, ये सभी शब्द जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं, द्रव्य पदार्थों का बोध कराते हैं
जिनसे कि अनेक वस्तुएं बनती हैं, वे शब्द कहलाते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थात जिन वस्तुओं से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, वो शब्द हमारे कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि हमारी धातुएं हैं, स्टील, लोहा, प्लास्टिक, सोना, चांदी, ये सभी हमारी धातुएं हैं, इनसे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी का दूसरा भाग जो होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, वो हमारे कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा शब्द। जहां भी समूह होगा वहां एक से अधिक व्यक्ति या सदस्य या वस्तुओं की संभावना होती है। जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, ये सभी समूहवाची शब्द होते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। तीसरा भेद जो होता है संज्ञा का, वो होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात जहां पर हम केवल महसूस या एहसास कर सकें, वो शब्द कहलाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द। क्योंकि ये सभी जो है अमूर्त संकल्पना होती है। अमूर्त संकल्पना मतलब जिसे हम छू नहीं सकते हैं, अमूर्त होती है, जिसे हम केवल कल्पना में या भाव में या महसूस ही कर सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कुछ शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे ऊंचाई, निचाई, क्रोध, प्रेम, भय, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, मोटापा, बेईमानी, प्यार, सुंदरता, ये सभी शब्द जो हैं केवल महसूस किए जा सकते हैं। ये सभी स्थितियां जो हैं केवल महसूस की जा सकती हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, तो वो शब्द हमारे कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं उदाहरण के स्वरूप, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित 5 बातें अपेक्षित होती हैं। मतलब यदि कोई वाक्य आ जाता है और उस वाक्य में जो रेखांकित पद होता है, यानी किसी पद को रेखांकित किया गया है और ये कहा गया है कि इसका पद परिचय दीजिए, तो उसमें यदि वो संज्ञा है तो संज्ञा के साथ साथ हमें और क्या लिखना होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, राम पुस्तक पढ़ता है। यदि इसमें राम को हम रेखांकित कर देते हैं तो राम हमारा क्या कहलाता है, इसका परिचय देने के लिए आ जाता है कि राम रेखांकित पद का जो है वो परिचय दीजिए, पद परिचय दीजिए। तो इसमें राम जो है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उसका, कि वो क्या है, संज्ञा। सबसे पहले लिखा जाता है कि वो संज्ञा है। उसके बाद हम लिखते हैं भेद। भेद यानी कि राम जो है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो किसी का नाम है। उसके बाद हम लिखेंगे लिंग, अर्थात स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो राम है तो राम है यहाँ पर पुल्लिंग। उसके बाद हम लिखेंगे वचन। वचन किस प्रकार से लिखेंगे कि वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक की बात हो रही है, क्योंकि राम अकेले की बात हो रही है, तो यहाँ पर राम है हमारा एक वचन। उसके बाद आता है कारक। अब कारक जो है वो क्रिया से उसका क्या संबंध है, राम पुस्तक पढ़ता है यानी काम को कर रहा है, तो यहाँ पर राम जो है वो होगा हमारा कर्ता कारक। उसके बाद यदि इसी उदाहरण में हम बात करें पुस्तक की, अगर पुस्तक को रेखांकित किया गया है और उसका पद परिचय देना है, तो पुस्तक भी संज्ञा ही है, संज्ञा शब्द ही है पुस्तक। संज्ञा, इसमें भी हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका जो भेद है वो क्या है, संज्ञा, और उसका भेद कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि पुस्तक यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यदि उस पुस्तक का कोई नाम होता, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, इस प्रकार से कोई पुस्तक लिखी होती या किसी विषय के अनुसार लिखी होती, तो वहां पर हमारा हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर केवल पुस्तक लिखा हुआ है, तो पुस्तक शब्द जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद लिंग, पुस्तक जो है वो, जैसे हम पुस्तक, अब निर्जीव वस्तुओं के भी हम लिंग निर्धारित करते हैं। जैसे पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर पुस्तक जो होती है वो हमारे स्त्रीलिंग होती है। वचन, क्योंकि केवल पुस्तक की बात की गई है, पुस्तकों या पुस्तकें की बात नहीं की गई है, तो वचन जो है हमारा एक वचन रहेगा। और कारक यहाँ पर हमारा आ जाएगा कर्म कारक, कि राम क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर हमें मिल रहा है कि राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम किया जा रहा है। क्रिया तो पढ़ना है, पढ़ता है वो, लेकिन क्या का उत्तर यदि हमें प्राप्त हो रहा है तो वो हमारा कर्म कहलाता है। तो राम यहाँ पुस्तक जो है यहाँ पर कर्म कारक है। तो इस प्रकार से इसका पद परिचय हम इसी प्रकार देंगे कि सबसे पहले लिखेंगे संज्ञा, संज्ञा के बाद हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद इसका लिंग, उसके बाद वचन और फिर कारक। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा है अभी तक कि संज्ञा के विकारी शब्दों में सबसे पहला भाग जो है वो संज्ञा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।